सारा एक बहुत ही खूबसूरत और करोड़पति लड़की है और जर्मनी की रहने वाली है। वह जर्मनी से इंडिया के लिए आ रही है और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं। दरअसल उसने इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है और वह इस बार इंडिया की होली देखना चाहती है कि वहाँ के लोग किस तरह से होली मनाया करते हैं। क्योंकि फ़िलहाल इंटरनेट के ज़रिए हर देश की संस्कृति एक दूसरे के सामने आ जाती है और सारा को इंडिया की संस्कृति बहुत ही अच्छी लगती है। इसी वजह से वह होली से एक दिन पहले इंडिया पहुंच जाती है और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरती है तो उतरने के बाद अपने थोड़े से सामान को लेकर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी की राह देखने लगती है और थोड़ी ही देर में वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की टैक्सी भी आ जाती है। जब सारा टैक्सी को देखती है तो उसे होटल का नाम बताती है और उस टैक्सी के अंदर बैठ जाती है। टैक्सी ड्राइवर सारा को लेकर उस होटल की तरफ चलने लगता है और सारा अपना फ़ोन निकालकर उस फ़ोन के अंदर उस होटल की लोकेशन देखने लगती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस लोकेशन से हटकर किसी और रास्ते पर चलने लगती है तो वह सारा उससे पूछने लगती है कि अंकल आप कहां पर ले जा रहे हो, ये तो रास्ता नहीं है, क्योंकि सारा ने मैप में देख लिया था। तो इसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि मैडम वहां से रास्ता बंद है तो यहां से जाना होगा। अब इस बात को सुनकर सारा भी चुपचाप बैठी रह जाती है और सोचने लगती है कि इनको ज़्यादा पता होगा क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं तो वहाँ पर सच में ही रास्ता बंद होगा। यही सोचकर बैठी रहती है। लेकिन तभी जब उस गाड़ी को चलते हुए लगभग 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं, उसी दौरान अचानक से वो गाड़ी एक सुनसान एरिया पर पहुँच जाती है, जिस रोड पर ना तो कोई घर बने हुए थे और ना ही कोई लोगों का आवागमन ज़्यादा था। वहाँ पर जाकर वह टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है और रोकने के बाद अपने टूल बॉक्स में से पेचकस निकाल लेता है और निकालने के बाद सारा को पेचकस की नोक पर बाहर उतार लेता है। कहता है कि देखो अब तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती सामान है उसे मुझे दे दो, वरना मैं इस पेचकस से तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगा। सारा जब इस बात को सुनती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसने कभी भी इंटरनेट पर यह बात नहीं देखी थी कि इंडिया के अंदर विदेशी लोगों के साथ ऐसा भी हो जाया करता है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन जान सभी को प्यारी होती है और इसी वजह से जो सारा होती है अपना सारा कुछ कीमती सामान उसे देने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि मुझसे आप कुछ भी मत कहना। सारा को हिंदी अच्छी तरह से आया करती थी और वह अच्छी तरह से हिंदी भाषा को समझ भी लिया करती थी। इंडिया आने से पहले उसने काफ़ी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की थी, तो इसी वजह से वह उसे अपनी जान के बदले इन सारे कीमती सामानों को देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसी सुनसान रोड पर एक ऑटो दूर से आता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही सारा उसको देखती है और वह टैक्सी ड्राइवर उसको देखता है तो टैक्सी ड्राइवर भागकर गाड़ी में चढ़ने लगता है। लेकिन तभी सारा जोर जोर से शोर मचा देती है। बचाओ बचाओ कहकर वो शोर मचाती है तो जो वह ऑटो आ रहा था दूर से, एकदम से वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और स्पीड बढ़ाने के बाद उस टैक्सी के सामने अपने ऑटो को लगा देता है और अपने ऑटो से एक लोहे की रॉड लेकर निकलता है और निकलने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर को तुरंत वहीं पर रोक लेता है। अब टैक्सी ड्राइवर के पास पेचकस था लेकिन उसके पास बड़ी वाली रॉड थी, तो इसी वजह से टैक्सी ड्राइवर एकदम से डर जाता है और उस पेचकस को नीचे करते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। इसके बाद जो ऑटो ड्राइवर होता है वह उससे उसका सारा सामान लौटाने के लिए कहता है, तो जो वह टैक्सी ड्राइवर होता है उसका सारा सामान उसे लौटा देता है और जो ऑटो ड्राइवर होता है वह सीधा उस जर्मन लड़की सारा के पास जाता है और उससे हालचाल पूछने लगता है। इसी बात का फायदा उठाकर जो टैक्सी ड्राइवर होता है वह अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ाते हुए वहां से निकल जाता है बैक करके और ऑटो ड्राइवर उस लड़की का ख्याल रखते हुए वहीं पर खड़ा रह जाता है। ऑटो ड्राइवर का नाम दीपक होता है। दीपक जो कि दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसके घर में उसकी 2 छोटी बहनें हैं और दीपक जो कि जवान है और खूबसूरत भी है। वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा किया करता है। साथ में उसके माता पिता भी इधर उधर छोटा मोटा काम किया करते हैं और दीपक को अपनी बहनों की शादी की बहुत ज़्यादा चिंता है और इसी वजह से उसने अपने घर वालों से कह दिया कि पहले बहनों की शादी होगी और उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। इसीलिए दीपक दिन रात एक करके मेहनत किया करता है और अपनी बहनों की शादी के लिए पैसे एकत्रित कर रहा है। अब जैसे ही सारा को इस हालत में वो देखता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है और जैसे ही वह सारा के बारे में जानता है तो वह एकदम से हैरान हो जाता है कि यह लड़की जर्मनी के होकर इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल सकती है। तो उसके बाद सारा उसे बताती है कि मैं काफ़ी दिनों से इंडिया घूमना चाहती थी, तो इसी वजह से मैंने अच्छे से हिंदी का लैंग्वेज का कोर्स भी किया है और यहाँ पर मैं अब घूमने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से उतरकर इस टैक्सी के अंदर बैठी उसी दौरान मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। इसके बाद दीपक कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, यहाँ पर सभी तरह के लोग रहा करते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, अब मैं हूं ना, मैं आपको सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा।
दूंगा। ऐसा कहकर जो दीपक होता है सारा को अपने ऑटो में बैठाने लगता है और सारा भी दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने उसका सारा कीमती सामान और वो बैग भी, जिस बैग के अंदर उसके पैसे थे, उन सभी को बचा लिया था और वह उसके साथ ऑटो में बैठकर उसे अपना एड्रेस बता देती है। दीपक उसे वहां से लेकर सीधा उस होटल की तरफ निकल जाता है और रास्ते में दोनों में बातें और भी ज्यादा होने लगती हैं। बातों के दौरान सारा को दीपक के बारे में पता चलता है कि ये लोग दूसरे गांव के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर अपने पैसे कमाया करते हैं ताकि ये अपनी छोटी बहनों की शादी कर सके। अब इसके बाद जब दीपक को पता चलता है कि यहाँ पर इंडिया में और जगह भी घूमेगी, तो वह कह देता है कि ठीक है मैडम, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक होकर मुझे बता देना। ऐसा ही करते हुए वह होटल आ जाता है जिस होटल के अंदर सारा ठहरी हुई थी, और जैसे उस होटल पर जाकर ऑटो दीपक रोकता है तो उसके बाद जो सारा होती है वह उतरते हुए उससे कह देती है कि ठीक है, आज तो मैं यहीं पर आराम करूंगी, लेकिन कल सुबह सुबह तुम आ जाना और मुझे होली देखनी है, यहाँ की होली कितनी अच्छी हुआ करती है। दीपक भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और वहां से सारा को अपना नंबर देते हुए चला जाता है। कहता है कि जब आपको जाना हो आप मुझ पर फोन कर देना और मैं आपको अच्छे से होली दिखा दूंगा। वहीं पर जो दीपक के घर वाले होते हैं वह होली मनाने के लिए उसके पैतृक गांव जा चुके थे, और जैसे ही दीपक से वो वहां पर आने के लिए कहते हैं तो वो कह देता है कि मैं कल होली के दिन ही वहां पर आऊंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे एक पैसेंजर मिल गई है और वह हमारे देश की होली देखना चाहती है, जर्मन की रहने वाली है, अच्छा खासा रुपया पैसा मिल जाएगा। तो इसके बाद माता पिता भी इसकी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और दीपक वहीं पर रुककर दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर अच्छे से तैयार होता है उस मैडम को अपने गाँव की होली दिखाने के लिए। सुबह के जैसे ही 9 बजते हैं तो उसी दौरान सारा का फोन दीपक के फोन पर आ जाता है और इसके बाद दीपक अपना ऑटो लेकर सीधा उस होटल के बाहर पहुंच जाता है। सारा भी अच्छे से तैयार होकर वहां से दीपक के साथ ऑटो में बैठ जाती है और दीपक उसे लेकर वहां से अपने गांव की तरफ निकल जाता है। गांव दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो लोग दीपक के पैतृक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर दीपक के परिवार वाले एक साथ मिलजुल कर होली खेल रहे थे। दीपक के पिता ने पहले उसके परिवार वालों को बता दिया था कि कोई विदेशी लड़की आ रही है हमारे यहाँ की होली देखने के लिए, तो वो लोग और भी अच्छी तरह से होली का आयोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से होली खेलने लगते हैं, ताकि बाहर के लोगों को भी पता चले कि हमारे यहाँ की होली कितनी अच्छी होती है। इसी चीज़ को सोचकर सभी लोग आराम से होली खेल रहे थे और गाँव के अंदर एक जगह ठंडाई के अंदर भांग भी मिलाई गई थी। जैसे ही सारा गांव के अंदर की होली देखती है, लोगों का मैत्री भाव देखती है, एक दूसरे के गले मिलकर जिस तरह से वो होली खेल रहे थे, यह सब कुछ देखकर एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाती है और बस देखती ही रह जाती है। सारा जैसी वहां पर पहुंचती है तो उसको भी होली उसी तरह से खिलाई जाती है, जिस तरह से मेहमान को होली खिलाई जाती है उसको टीका लगाया जाता है और टीका लगाने के बाद गुलाल वुलाल लगाकर अच्छी तरह से उसके साथ होली खेली जाती है। महिलाएं उसके साथ ज़्यादातर होली खेल रही थी, किसी भी पुरुष ने उसको नहीं छुआ था। और इसके बाद सारा घूमती घूमती उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ठंडाई के अंदर भांग मिलाई गई थी। अब जैसे वो ठंडाई को देखती है तो दीपक से पूछने लगती है कि ये क्या है, तो दीपक उसे बताता है कि इसके अंदर भांग मिली हुई है और इसे पीने से नशा हो जाता है। हमारे यहाँ पर होली के टाइम पर इसको प्रसाद कहा जाता है और ज़्यादातर इसको बनाया जाता है। यह बात सुनकर सारा और भी ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ के लिए हो जाती है और वह कहने लगती है कि मुझे भी इसे पीना है, मुझे भी इसे टेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ महिलाएं भी उस ठंडाई का सेवन कर रही थी। तो इस बात को देखकर वह भी जिद करने लगती है। अब दीपक पहले इस बात को सोचता है कि इसने कभी भी ये भांग नहीं पी होगी और इसे ज़्यादा नशा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो वह उसे मना करने लगता है, लेकिन सारा जिद करती है और सारा की जिद के चलते दीपक को मजबूरन उसे वो ठंडाई देनी पड़ती है। जैसे ही सारा एक गिलास पीती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है उसमें और वह एक गिलास और मांगने लगती है। दीपक उससे मना भी करता है, लेकिन सारा जिद करके एक और गिलास ले लेती है और जैसे ही सारा 2 गिलास पीती है तो उसके बाद दीपक को डर लगने लगता है। लेकिन सारा को इस ठंडाई से कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि भांग का जो नशा होता है अक्सर 1.5 से 2 घंटे में चढ़ता है और इसी वजह से सारा फिलहाल बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो सारा एक और गिलास के लिए कहने लगती है, लेकिन दीपक उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तीसरा गिलास इसने पी लिया तो बहुत ही परेशानी हो सकती है। लेकिन सारा जैसे भी छुपते छुपाते फिलहाल तो वहां से हट जाती है, लेकिन लौटकर आकर एक और गिलास उनसे भांग ले लेती है और उसको पी जाती है। जैसे वो भांग पीकर अपना गिलास हटाती है तो दीपक भी ये सब कुछ देख लेता है और देखने के बाद अब उसकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वह अपने घर वालों को बता देता है कि इसने ऐसे ऐसे 3 गिलास भांग पी लिए हैं तो इसको कोई परेशानी हो सकती है और आप लोग ऐसा करो, थोड़ा बहुत खट्टे का इंतजाम कर दो ताकि इसको भांग चढ़ ना पाए, क्योंकि गांव के अंदर इसी तरीके से भांग को उतारा जाता है। और इसी वजह से उसके जो दीपक के माता पिता होते हैं वह उसके लिए खट्टे का इंतजाम करते हैं और जैसे सारा उनके पास आती है तो वह उसे खट्टा पीने के लिए देने लगते हैं। लेकिन जो सारा
होती है अब तक उसे थोड़ा थोड़ा भांग का नशा होने लगा था और वह खट्टा पीने से बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है। थोड़ी देर में सारा को भांग पूरी तरह से चढ़ जाती है और जब उसे भांग चढ़ जाती है तो वह एक कोने में बैठकर जोर जोर से हंसने लगती है और देखने से पागलों की तरह प्रतीत हो रही थी। अब उसे भांग चढ़ गई थी और भांग चढ़ने के कारण जो उसके मन में आया करता वो करने लगा करती। दीपक इस बात को देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अब सारा के लिए वह खट्टे का इंतजाम करके उसे पिलाने लगता है। अपनी माँ और अपनी बहन को बुलाकर उसे पिलाने के लिए कहता है और वो लोग उसे पिला देते हैं। खट्टा तो वो पी लेती है लेकिन भांग का नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया था और ज़्यादा नशे के चलते जो सारा है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। वह एकदम से बावली सी हो गई थी और सारा की खराब हालत को देखते हुए दीपक पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाकर आराम करने के लिए बोलने लगता है। वहाँ पर जब सारा बिस्तर के ऊपर लेटती है तो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और देखने से लग रहा था कि यह पूरी तरह से सो रही है। इसके बाद दीपक के घर वाले भी इस चीज़ को देखकर डर जाते हैं क्योंकि ये विदेशी महिला है, अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। यही सोचकर दीपक अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में दिखाने लगता है। डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि इन्होंने भांग पी ली है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे इसका नशा खत्म हो जाएगा। आपने जो कुछ दे दिया वो ठीक है और ये लो मैं टेबलेट और दे देता हूँ। डॉक्टर साहब ने भी दवाइयाँ दे दी थी और दीपक से कह दिया था कि इनको आराम की ज़रूरत है, इनको आराम करने के लिए एकांत में छोड़ दो। ऐसा सोचकर जो दीपक होता है अपने घर वालों को तो वहाँ से भेज देता है और सारा को अपने साथ ऑटो में बैठाकर सीधा उसके उस होटल में ले जाता है जहाँ पर सारा ठहरी हुई थी। वहाँ से जो दीपक होता है सारा के होटल का एक्सेस लेता है और एक्सेस लेने के बाद उसे उसके कमरे में छोड़कर वापस जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगता है उसी समय सारा को फिर से होश आ जाता है और वह फिर से पागलों की सी हरकत करने लगती है। अब जब दीपक ये देखता है कि सारा पूरी तरह से ठीक नहीं है तो इसी वजह से वह उसके पास रुकने का फैसला करता है और अपने माता पिता को बता देता है कि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी इसके ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुका हूँ, आप लोग होली मनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। दीपक पूरा दिन भर उसी के साथ बैठा रहता है और उसको रोकता रहता है उल जलूल हरकत करने से और वहाँ पर उसका साथ देता रहता है। जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने दी थी उन दवाइयों को भी खिलाता है और अच्छे से उसका ख्याल रखता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय सारा को फिर से नींद आती है और एक बार फिर से सारा सो जाती है। जैसे ही सारा सो गई थी तो दीपक को डर था कि कहीं फिर से इसे कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसी वजह से दीपक वहीं पर बैठा रहता है और सारा का ख्याल रखता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रात के 1 बज जाते हैं तो 1 बजे तक भी दीपक सारा के पास बैठा हुआ था। 1 बजे सारा का नशा पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसके बाद जैसे उसकी आंख खुलती हैं और वह पूरी तरह से होश में आती है तो दीपक को अपने पास बैठा हुआ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। हालांकि उसे सभी बातें महसूस है लेकिन पूरी तरह से उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं है। जैसे ही सारा जगती है तो उसके बाद दीपक भी सारा को बताने लगता है कि इस तरह से तुमने भांग पी ली थी और इसी वजह से मैं यहाँ पर रुका हूँ। ऐसा कहकर दीपक वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी सारा दीपक को रोक लेती है और कहती है कि देखो अब इतनी रात हो गई है और रात में तुम कहाँ जाओगे, अब ऐसा करो मेरे साथ इसी होटल में रुक जाओ, सुबह अपने घर के लिए चले जाना, कोई भी परेशानी नहीं है। यह बात सुनकर दीपक पहले तो मना करता है, लेकिन जब सारा जिद करती है कि रात के 1 बजे हुए हैं और 1 बजे तुम कहाँ जाओगे, तो मजबूरन दीपक भी सारा के यहाँ पर रुक जाता है। सारा और दीपक एक दूसरे से बैठकर 1-2 घंटे तक बातें करते हैं और बातों के दौरान जो सारा होती है दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद करती है 2 बार उसकी जान बचाने के लिए, वरना ऐसे बेगानी जगह पर कौन किसका ख्याल रखता है, किसी को किसी की भी नहीं पड़ी होती है। दीपक कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, ये मेरा फर्ज था, आप हमारे अतिथि हो और हमारे देश में अतिथि को देवताओं के समान माना जाता है, इसी वजह से मैंने आपकी इस तरह से देखभाल की है और आपको उस दिन भी इसी वजह से बचाया था। इसके बाद सारा कहने लगती कि दीपक मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ और काफ़ी देर से मैं इस बारे में सोच रही थी। तो दीपक कहने लगता है कि हाँ बताओ क्या कहना है। तो वो कहती है कि दीपक लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहती हूँ। दीपक जब इस बात को सुनता है तो एकदम से सारा से कहने लगता है कि नहीं सारा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहाँ और तुम कहाँ, तुम एक करोड़पति बाप की बेटी हो और दूसरे देश की रहने वाली हो और मैं मामूली सा ऑटो चलाने वाला हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी जो सारा है वो उससे कहने लगती है कि दीपक क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तो दीपक कहने लगता है कि नहीं सारा, ऐसी बात नहीं है, पसंद तो तुम मुझे बहुत हो और तुम खूबसूरत भी काफ़ी हो, लेकिन हम दोनों एक नहीं हो सकते, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तभी जो सारा है वो उससे कह देती है कि मुझे लोगों की कोई भी परवाह नहीं है, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ और तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। तुम बस ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहूँ तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अब यह बात सुनकर दीपक पूरी तरह से हिल गया था और वह सारा से कहने लगता है कि मेरे अंदर तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे गया जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो सारा बताती है कि तुम्हारा व्यवहार,
तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है। पहली बार तो उस टैक्सी वाले से बचाई थी और दूसरी बार जब मैं नशे में हो गई थी तो उस बार भी तुमने मेरी जान ही बचाई थी। अगर कोई और होता तुम्हारी जगह तो मेरा फायदा भी उठा सकता था, लेकिन तुमने बिल्कुल भी मेरा फायदा नहीं उठाया और इसी तरह का मुझे जीवन साथी चाहिए। यह बात सुनकर दीपक थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वह भी हामी भर लेता है। इसके बाद सारा और दीपक उसी कमरे में पूरी रात बिताते हैं और रात भर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह दीपक सारा के साथ बैठकर उसको इधर उधर इंडिया में घुमाने लगता है और अच्छी तरह से घुमा फिराकर उसे वापस लाकर होटल पर छोड़ देता है। लेकिन जैसे वो जाने वाला होता है तो सारा फिर से उसे रोक लेती है और एक रात फिर से दोनों एक साथ बिताते हैं। इसके बाद जैसे तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन सारा दीपक से अपने घर वालों से बात करने के लिए कहती है और कहती है कि अपने घर वालों से बात करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अब दीपक, जिसने अब तक अपने घर वालों को सारा और उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो वह पहले तो मना करने लगता है। कहता है कि नहीं सारा, मेरे घर वाले तो मान ही जाएंगे, तुम ऐसा करो पहले अपने घर वालों से बात कर लो। तभी अचानक से सारा को ज्ञात होता है कि उसका जो वीजा है वह भी खत्म होने वाला है। तो इसी वजह से वह दीपक से वादा करती है कि मैं वापस जा रही हूं और घर वालों से बात करके मैं जल्द से लौटूंगी, तब तक तुम भी अपने घर वालों से बात कर लेना। दीपक भी हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद 2-3 दिन और वहां पर घूमने के बाद सारा वहां से दोबारा जर्मन चली जाती है और जर्मनी जाकर वहां पर अपने घर वालों से दीपक के बारे में बात करने लगती है। जब घर वाले देखते हैं कि हमारी बेटी को एक इंडियन लड़के से प्यार हो गया है, वह भी एक ऑटो चालक है, तो उसके बाद पहले तो वो उससे मना करते हैं, लेकिन सारा अपने घर वालों से साफ साफ बोल देती है कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ अपने जीवन को खुशियों के साथ बिता सकती हूँ। तो इसके बाद घर वाले भी अपनी बेटी की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ मिलकर वहां से वापस इंडिया आ जाता है। और इंडिया आने के बाद जो सारा होती है वह दीपक के पास फोन करती है और उसे बताती है कि मैं अपने माता पिता के साथ आई हूं और तुम्हारे घर वालों से मेरे माता पिता मिलने वाले हैं। इस बात को सुनकर दीपक को बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने सोचा था कि विदेशी लड़की है, यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आई थी और वापस चली गई है, वापस नहीं लौटेगी। लेकिन यहाँ पर सारा सच में ही अपने माता पिता के साथ वापस लौट आई थी और इसके बाद जो दीपक होता है उन्हें अपने माता पिता के पास बुला लेता है। जैसे ही सारा के माता पिता दीपक के माता पिता और उसके घर को देखते हैं तो एकदम से उन्हें बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन बेटी के प्यार का सवाल था, बेटी उससे सच्चा प्यार कर बैठी थी, तो इसी वजह से वह भी इस बारे में कोई भी टांग नहीं अड़ाते हैं और अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीपक के माता पिता से वह लोग बात करने लगते हैं और जो सारा होती है वह मीडिएटर बनकर उनकी लैंग्वेज को ट्रांसफर करती है। सारा उन्हें बताती है कि ये मेरे माता पिता हैं और ये मेरी और दीपक की शादी की बात करने के लिए आए हैं। अब जैसे दीपक के माता पिता ये बात सुनते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे बेटे से शादी करना चाहते हैं, तो वह एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अपने बेटे की तरफ देखने लगते हैं। बेटा उन्हें इशारा करता है आंखों आंखों में और उसके बाद वह चुपचाप बैठकर बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी दीपक के घर वाले कहने लगते हैं कि मेरा बेटा चाहता है कि पहले बहनों की शादी हो, तो पहले बहनों की शादी होगी, उसके बाद ही दीपक तुमसे शादी कर सकता है। सारा जब अपने माता पिता को ये बात बताती है तो वो लोग इस बात के लिए भी एग्री हो जाते हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं दीपक का व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगने लगा था। इसके बाद सारा और दीपक की शादी की बात करके सारा को यहीं पर छोड़कर सारा के माता पिता वापस जाने लगते हैं और वापस जाते हुए अचानक से दीपक को 50 लाख रुपए का चेक देते हैं। इस चेक को देखकर दीपक पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन तभी सारा के पिता कहते हैं कि बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, तुम सबसे पहले अपनी अवस्था को सुधारो और उसके बाद तुम्हारी मेरी बेटी से शादी हो जाएगी, इसी दौरान तुम्हारी बहनों की भी शादी हो जाएगी। ऐसा कहकर सारा का पिता और माँ वहां से चले गए थे और सारा और दीपक अब यहीं पर रहने लगते हैं। सारा और दीपक मिलजुल कर एक छोटा सा रोजगार चालू करते हैं, जिस रोजगार से अच्छी खासी आमदनी होती है। दरअसल उन्होंने इंडिया की होममेड चीजों को ले जाकर विदेशों में बेचना चालू कर दिया था और इससे अच्छी खासी आमदनी उसे हुआ करती है। दीपक को होममेड चीजों के बारे में पता था कि कहां से होममेड चीज अच्छे और सस्ते दामों पर मिलेंगी और सारा उन्हें महंगे दामों पर विदेश में भेज देती है। इन पैसों से उन्हें काफी सारी होममेड चीजें खरीदी और खरीदने के बाद उन्हें विदेश में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। कुछ दिनों बाद जो दीपक होता है वो अपनी बहनों की शादी करा देता है और बहनों की शादी होने के बाद वह सारा से शादी करके अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगता है। सारा के माता पिता भी शादी में आए थे और यहाँ तक कि सारा के कुछ फ्रेंड भी इस शादी में आए थे और यह शादी इंडिया के अंदर ही हुई थी। यहाँ पर अब सारा और दीपक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जैसे ये दूसरी होली उनके जीवन में आई है तो इस बार उन्हें पुरानी पूरी बातें याद आती हैं और इन बातों को याद कर करके वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इस बार भी जो सारा होती है वो अच्छी तरह से उसके गांव में जाकर होली खेलती है और अब इंडिया के अंदर वह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता मृत्युंजय दुबे। मृत्युंजय दुबे जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है रविंद्र प्रकाश जी का। रविंद्र प्रकाश जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है देवेंद्र सिंह जी का। देवेंद्र सिंह जी, आपका कमेंट मिला, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरह से हमें कमेंट भेजकर मोटिवेट करते रहिए। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। सबसे लास्ट नाम आता है राघवेंद्र सिंह जी का। राघवेंद्र सिंह जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।